नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, कैसे हो आप सभी। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं फिर से हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ में, और आज का अपना टॉपिक होगा राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद एवं राष्ट्रपति की शक्तियाँ। यानी आज के कक्षा में हम भारतीय राज व्यवस्था यानी इंडियन पॉलिटी से संबंधित प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं, और इसमें आज हम राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं उनकी चर्चा करेंगे। और मित्रों, राष्ट्रपति से संबंधित अगर कोई भी प्रकरण आपकी किसी भी भर्ती परीक्षा में दिया गया है तो उसके लिए हमारी क्लास बहुत ही रामबाण साबित होगी। तो मित्रों, शुरू करें आज की क्लास का ये पहला प्रश्न। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति में। अब बात करें अगले प्रश्न की। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है। भारत में किस प्रकार की शासन व्यवस्था है या भारत में किस प्रकार की व्यवस्था को अपनाया गया है। तो इसका सही उत्तर होगा संसदीय व्यवस्था को। अब बात करें अगले प्रश्न की। वास्तविक रूप में कार्यपालिका निहित होती है। वास्तविक रूप में कार्यपालिका किसमें निहित होती है। तो इसका सही उत्तर होगा प्रधानमंत्री एवं उसके मंत्रिमंडल में। मित्रों, यानी राष्ट्रपति तो नाम मात्र की कार्यपालिका है, यानी राष्ट्रपति तो कार्यपालिका में नाम मात्र का होता है, लेकिन वास्तविक रूप से देखा जाए तो कार्यपालिका प्रधानमंत्री एवं उसके मंत्रिमंडल में निहित होती है। अगला प्रश्न। देश का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। देश का संवैधानिक प्रमुख कौन कहलाता है या कौन होता है। तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। और मित्रों, भारत का प्रथम नागरिक भी कहलाता है, यानी राष्ट्रपति को भारत का प्रथम नागरिक और तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति भी होता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। यानी पद धारण करने से पूर्व राष्ट्रपति को किसके समक्ष शपथ लेनी पड़ती है। तो इसका सही उत्तर होगा भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। और मित्रों, अगर मान लो भारत के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति या उनकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश के सम्मुख भारत का राष्ट्रपति शपथ ग्रहण करता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। राष्ट्रपति पद के लिए प्रमुख योग्यता व शर्तें क्या है। राष्ट्रपति पद के लिए प्रमुख योग्यता एवं शर्तें क्या है। तो मित्रों, राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण जो योग्यताएं हैं उनमें वह सबसे पहले भारत का नागरिक हो, यानी सबसे पहले तो वो भारत का नागरिक होना चाहिए। उसके बाद अगर दूसरी योग्यता की बात करें तो वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, तथा तीसरी योग्यता की बात करें तो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित किए जाने के योग्य हो, यानी लोकसभा का सदस्य बनाए जाने के योग्यता रखता हो। और चौथी योग्यता की बात करें तो चुनाव के समय लाभ का पद धारण नहीं करता हो, यानी किसी भी लाभ के पद पर कार्य नहीं करता हो। और इसके अलावा एक शर्त और भी रखी जाती है कि वह दिवालिया या पागल घोषित न हो। अब बात करें अगले प्रश्न की। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल हैं। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल है। तो मित्रों, राष्ट्रपति का जब निर्वाचन किया जाता है तो उसमें राज्यसभा के सदस्य, लोकसभा के सदस्य और राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के निर्वाचन में भाग लेते हैं। अगला प्रश्न। नवीनतम व्यवस्था के अनुसार किन दो केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया है। यानी नवीनतम व्यवस्था के अनुसार
किन दो केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं को राष्ट्रपति के निर्वाचन में शामिल किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा दिल्ली व पुदुचेरी। मित्रों याद रखिएगा कि दिल्ली व पुदुचेरी जो केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ की विधानसभाओं के सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार दिया गया है। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति को कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है? यानी एक व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा कोई निश्चित सीमा नहीं है। मित्रों एक व्यक्ति कितनी ही बार भारत का राष्ट्रपति बन सकता है, लेकिन जैसे अमेरिका जैसे राज्यों में, अमेरिका जैसे देशों में राष्ट्रपति केवल 2 बार ही बनाया जा सकता है और वहाँ राष्ट्रपति का कार्यकाल 4 वर्ष का होता है। और हमारे यहाँ पर बात करें तो राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक पद ग्रहण करता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, राष्ट्रपति किन दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी पद त्याग कर सकता है? यानी राष्ट्रपति किन दशाओं में 5 वर्ष से पहले भी वह पद त्याग कर सकता है? तो सबसे पहले बात करें तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित अपने त्यागपत्र द्वारा, राष्ट्रपति अपनी स्वेच्छा से भी उपराष्ट्रपति को संबोधित करते हुए त्यागपत्र दे सकता है। ये प्रश्न परीक्षाओं में बार बार पूछा गया है कि राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करके देता है? तो इसका सही उत्तर होगा उपराष्ट्रपति को। दूसरे राष्ट्रपति यानी पद त्याग की बात करें तो महाभियोग द्वारा हटाए जाने पर, यानी 5 वर्ष से पहले भी राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, राष्ट्रपति के महाभियोग का केवल एक ही आधार है, वह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? यानी राष्ट्रपति के महाभियोग का केवल एक ही आधार है और वह किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 61 में। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा लाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग की जो प्रक्रिया है वह संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर होगा किसी भी सदन में, चाहे उच्च सदन हो चाहे निम्न सदन। अब मित्रों बात करें अगले तथ्य की कि राष्ट्रपति को महाभियोग की लिखित सूचना 14 दिन पहले देना आवश्यक है। अगर राष्ट्रपति पर किसी भी सदन में महाभियोग लाया जा रहा है तो उसकी सूचना राष्ट्रपति को 14 दिन पहले देना आवश्यक है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, राष्ट्रपति की रिक्ति को कितने महीने के अंदर भरना आवश्यक है? यानी राष्ट्रपति के पद रिक्त को कितने महीने के अंदर भरना आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर होगा 6 महीने के अंदर। और मित्रों अगर राष्ट्रपति शासन लगता है तो किसी भी राज्य में या भारत में राष्ट्रपति शासन की अवधि कितने वर्ष तक रखी जा सकती है? इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिए। यानी राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितने वर्ष तक रखी जा सकती है, इसका उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 72 के तहत। यानी अनुच्छेद 72 में ये प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति को, यानी जिसे मृत्युदंड या फांसी की सज़ा दी गई है, उस व्यक्ति की यानी संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 72 के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी अपराध के लिए दोषी ठहराए गए किसी व्यक्ति के दंड को क्षमा कर सकता है, उसका प्रतिलंबन कर सकता है और लघुकरण की शक्ति भी राष्ट्रपति को प्राप्त है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की,
राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति किस अनुच्छेद में निहित है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 123 में। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नामांकित कर सकता है? यानी राष्ट्रपति लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नामांकित कर सकता है? इसका उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। राष्ट्रपति से संबंधित प्रमुख अनुच्छेद निम्न प्रकार हैं। यानी राष्ट्रपति के निर्वाचन, उसके पद त्याग, उसके पद ग्रहण, कार्यकाल, शपथ, महाभियोग आदि जितने भी अनुच्छेद हैं, तो राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं, अब हम उनकी चर्चा करें तो अनुच्छेद 52 की बात करें तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अगर यहाँ से आपके प्रश्न पूछ लिया जाए कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 52 में। और अनुच्छेद 53 की हम बात करें तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 53 में। अब बात करें अनुच्छेद 54 की, तो अनुच्छेद 54 में मित्रों प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा। यह प्रावधान अनुच्छेद 54 में किया गया है। अब बात करें अनुच्छेद 55 की, तो अनुच्छेद 55 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार होगी। अगले अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति के कार्यकाल का प्रावधान किया गया है और कहा गया है कि राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण से लेकर के 5 वर्ष तक पद ग्रहण करेगा। अब बात करें अनुच्छेद 57 की, तो अनुच्छेद 57 में प्रावधान है कि राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचन होने की योग्यताएं। यानी अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि राष्ट्रपति के पुनः निर्वाचित होने की योग्यताएं किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 57 में। अनुच्छेद 58 की बात करें तो राष्ट्रपति पद के लिए जो योग्यताएं हैं उनका वर्णन अनुच्छेद 58 में दिया गया है। बात करें अनुच्छेद 58 की, अनुच्छेद 59 की, तो अनुच्छेद 59 में वर्णित है कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रमुख शर्तें क्या क्या होगी। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति पद के लिए प्रमुख शर्तें क्या क्या है, या राष्ट्रपति पद के लिए जो शर्तें हैं उनका प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है, तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 59 में। अनुच्छेद 60 की बात करें, अनुच्छेद 60 की बात करें तो राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान, यानी मित्रों अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 60 में। और अनुच्छेद 61 की बात करें तो राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया, ये प्रश्न हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रक्रिया का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 61 में। अनुच्छेद 62 की बात करें तो राष्ट्रपति के पद पर आकस्मिक रिक्ति स्थिति में उपराष्ट्रपति द्वारा कार्यभार। अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति का पद अगर अचानक रिक्त हो जाए, उस स्थिति में उपराष्ट्रपति वहाँ पर कार्यभार संभालेगा, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है, तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 62 में। और मित्रों बात करें अनुच्छेद 71 की, तो अनुच्छेद 71 में प्रावधान राष्ट्रपति और या उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विषय हैं उनका प्रावधान किया गया है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति।
अब मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, राष्ट्रपति द्वारा की जाने वाली प्रमुख नियुक्तियां। मित्रों यहाँ पर आप राष्ट्रपति के द्वारा जितनी भी नियुक्तियां की जाती है उन सभी का परिचय दिया गया है, तो आप इन्हें अच्छे से याद रखिएगा। प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्री परिषद के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इस बात को आप याद रखिएगा। अब बात करें सर्वोच्च एवं उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। अगला प्रश्न बनेगा भारत के नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तब भी हमारा सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाएगी, तो इसका सही उत्तर भी होगा राष्ट्रपति द्वारा। अब बात करें संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, यानी संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति द्वारा। अगले प्रश्न की बात करें तो वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, अगर ये प्रश्न आपसे पूछ लिया जाए तब भी सही उत्तर होगा राष्ट्रपति। अब बात करें अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है, यानी अल्प वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति बात कर ली जाए, भाषा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति की बात हो, या पिछड़ा वर्ग के आयोग के सदस्यों की बात हो, या फिर अल्पसंख्यक आयोग के सदस्यों की बात हो, तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। और भारत के राजदूतों एवं अन्य राजनयिकों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, संसद द्वारा पारित विधेयक किसके अनुमोदन के बाद कानून बनता है, यानी संसद द्वारा पारित कोई भी विधेयक किसके अनुमोदन के बाद ही कानून बनता है, तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति के अनुमोदन के बाद में। अब बात करें अगले प्रश्न की, राष्ट्रपति को भारतीय संविधान में कितनी आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है, यानी भारत के राष्ट्रपति को भारतीय संविधान में कितनी आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है, तो इसका सही उत्तर होगा 3 प्रकार की शक्तियां। और मित्रों राष्ट्रपति को जो 3 प्रकार की आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है उनमें अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 360 और अनुच्छेद 356, यानी 352, 356 और 360 के जो अनुच्छेद हैं उनमें राष्ट्रपति को आपातकालीन शक्तियां प्राप्त है। अब मित्रों बात करें अगले प्रश्न की, युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण कौन सा आपातकाल लगाया जा सकता है, यानी युद्ध या बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह के कारण जो आपातकाल लगाया जाता है उसका वर्णन कौन से अनुच्छेद में है, तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 352 में। अगला प्रश्न, राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, इन राज्यों के संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आपात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 356। और मित्रों अगर सीधा प्रश्न पूछ लिया जाए कि राष्ट्रपति शासन, इन राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जा सकता है, तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 356 के तहत। अब बात करें अगले प्रश्न की, वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, वित्तीय आपातकाल भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 360। यानी भारतीय साख, यानी साख जो फसल है उसको अगर किसी प्रकार का खतरा हो तो वहाँ पर वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, संचित निधि में व्यय करने वाला विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद में है, यानी संचित निधि में राष्ट्रपति को व्यय करने का वाला विधेयक संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है, तो इसका सही उत्तर होगा अनुच्छेद 117(3) में। बात करें अगले प्रश्न की, धन विधेयक को पेश करने के लिए किसकी पूर्ण सहमति आवश्यक है,
धन विधेयक को पेश करने के लिए किसकी पूर्ण सहमति आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति की। अब बात करें आज के अगले प्रश्न की। नए राज्यों का निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संबंधी विधेयक के लिए किसकी पूर्ण सहमति आवश्यक है? मित्रों, अगर नए राज्यों का निर्माण किया जाएगा या वर्तमान जो राज्य हैं उनके सीमाओं या फिर उनके क्षेत्रों में किसी प्रकार की वृद्धि या कमी की जाती है या फिर उनके नामों में अगर परिवर्तन करना हो तो इसके लिए किसकी सहमति आवश्यक है? तो इसका सही उत्तर होगा राष्ट्रपति की। अब बात करें अगले प्रश्न की। वित्तीय आपात की न्यूनतम अवधि कितनी होती है? वित्तीय जो आपातकाल है अनुच्छेद 360 में वर्णित है, उसकी न्यूनतम अवधि कितनी है? तो इसका सही उत्तर होगा 2 माह है। अगला प्रश्न, भारत के प्रथम राष्ट्रपति से लेकर वर्तमान राष्ट्रपति तक सूची। अब मित्रों हम बात करेंगे कि भारत के जितने भी राष्ट्रपति हुए यानी स्वतंत्रता के बाद से लेकर के वर्तमान तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हम उनकी चर्चा करेंगे और उनके जो कार्यकाल है उनकी भी चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मित्रों, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति है और ये 2 बार राष्ट्रपति बने। 1952 से लेकर के 1957 और 1957 से लेकर के 1962 तक ये 2 बार भारत के राष्ट्रपति रहे। इनके बाद बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, यानी भारत के दूसरे राष्ट्रपति की बात करें तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनका कार्यकाल 1962 से लेकर के 1967 तक रहा। अब बात करें आज के अगले राष्ट्रपति की, डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद में डॉक्टर जाकिर हुसैन राष्ट्रपति बने, जिनका कार्यकाल 1967 से लेकर के 1969 तक रहा। और मित्रों, राष्ट्रपति पद पर मरने वाले प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन हैं। इसके बाद वीवी गिरी राष्ट्रपति बने, यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, जिनका कार्यकाल 3 मई 1969 से लेकर के 20 जुलाई 1969 तक रहा। अब बात करें आज के अगले राष्ट्रपति की, एम हिदायतुल्ला। और मित्रों, वीवी गिरी के बाद में एम हिदायतुल्ला भी कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, जिनका कार्यकाल 20 जुलाई 1969 से लेकर के 24 अगस्त 1969 तक रहा। इसके बाद बात करें अगले राष्ट्रपति की तो वीवी गिरी, यानी एम हिदायतुल्ला जो कार्यवाहक राष्ट्रपति थे, इनके बाद में वीवी गिरी भारत के राष्ट्रपति बने, जिनका कार्यकाल 1969 से लेकर के 1974 तक रहा। इनके बाद बात करें तो फखरुद्दीन अली अहमद। और मित्रों, फखरुद्दीन अली अहमद का जो कार्यकाल है 1974 से लेकर के 1977 तक रहा। अब बात करें बीडी जत्थी, यानी फखरुद्दीन अली अहमद के बाद में बीडी जत्थी हमारे यहाँ के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, जिनका कार्यकाल 11 फरवरी 1977 से लेकर के 25 जुलाई 1977 तक इनका कार्यकाल, यानी ये कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। इसके बाद हम बात करें तो नीलम संजीव रेड्डी, जिनका कार्यकाल 1977 से लेकर के 1982 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। अब बात करें एम हिदायतुल्ला, जो दूसरी बार कार्यवाहक राष्ट्रपति बने हैं। तो मित्रों, ये दूसरी बार भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति बने, जिनका कार्यकाल 6 अक्टूबर 1982 से लेकर के 31 अक्टूबर 1982 तक रहा। इसके बाद में ज्ञानी जैल सिंह भारत के राष्ट्रपति बने, जिनका कार्यकाल 1982 से लेकर के 1987 तक रहा। और ज्ञानी जैल सिंह के बाद में हम बात करें तो स्वामी रामास्वामी वेंकटरमन, जिनका कार्यकाल 1987 से लेकर के 1992 तक रहा। और रामास्वामी वेंकटरमन के बाद में डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा भारत के राष्ट्रपति बने, जिनका कार्यकाल 1992 से लेकर के 1997 तक रहा। और डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा के बाद में अगर हम बात करें कि भारत के राष्ट्रपति कौन बने तो डॉक्टर के.आर. नारायणन। और मित्रों, डॉक्टर के.आर. नारायणन का कार्यकाल 1997 से लेकर के 2002 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे।
इसके बाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, यानी डॉक्टर के.आर. नारायणन के बाद में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम भारत के राष्ट्रपति बने और भारत के इनका कार्यकाल 2002 से लेकर के 2007 तक ये भारत के राष्ट्रपति रहे। और मित्रों, आप सभी से एक प्रश्न कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है, इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट्स में दीजिएगा। और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बाद में श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत की राष्ट्रपति बनी और इनका कार्यकाल 2007 से लेकर 2012 तक रहा। और मित्रों, याद रखिएगा कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनने वाली कौन थी, तो प्रतिभा देवी पाटिल। अब बात करें अगले प्रश्न की, प्रणब मुखर्जी, यानी प्रतिभा देवी पाटिल के बाद में प्रणब मुखर्जी देश के राष्ट्रपति बने, जो 2012 से लेकर के 2017 तक उनका कार्यकाल रहा। और प्रणब मुखर्जी के बाद में हम बात करें तो रामनाथ कोविंद, और रामनाथ कोविंद का कार्यकाल 2017 से लेकर के 2022 तक रहा। और मित्रों, रामनाथ कोविंद यानी अनुसूचित जाति से बनने वाले प्रथम राष्ट्रपति थे। और मित्रों, अब हम बात करें वर्तमान में द्रौपदी, यानी रामनाथ कोविंद के बाद में द्रौपदी मुर्मू, जो 2022 से अब तक भारत की राष्ट्रपति बनी हुई है और प्रथम आदिवासी महिला जो देश की राष्ट्रपति बनी है। इसके बाद हम बात करें अगले प्रश्न की, राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है। राष्ट्रपति का मासिक वेतन कितना होता है, तो इसका सही उत्तर होगा 5 लाख रुपए। और मित्रों, राष्ट्रपति की वार्षिक पेंशन 30 लाख रुपए निर्धारित है, ये बात भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता, इसका सही उत्तर होगा राज्य सूची के विषयों पर। और मित्रों, अब बात करें आज के अगले प्रश्न की, आपातकाल से संबंधित उपबंध भारतीय संविधान के किस भाग में दिए गए हैं। जिन राष्ट्रपति को जो आपातकालीन शक्तियां प्रदान की गई है, वह आपातकालीन जो उपबंध हैं उनका उल्लेख भारतीय संविधान के किस भाग में है, तो इसका सही उत्तर होगा भाग 18 में। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिएगा और अपनी पाठशाला बाय BN सर चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने मित्रों तक शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।